आज से बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 14 साल पहले की। हम पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन लेने बाज़ार गए। दुकानदार ने पूछा, रिम वाला चाहिए या सिम वाला। हम मोबाइल तो लेना चाहते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि मोबाइल भी दो तरह का होता है। CDMA वाला, जैसा कि रिलायंस इंडिया मोबाइल यानी रिम बनाता है, और GSM जैसे सर्विस एयरटेल वगैरह दिया करते थे। अब हमने ले ली GSM वाली सेवा, और तब मालूम नहीं था कि हम 2G क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। वही 2G जिसके साथ एक वक्त स्कैम चिपक गया था। बहुत समय चिपका रहा, बवाल हुआ, लेकिन किसी का बिगड़ा कुछ नहीं। खैर, 2G की देन थी कि घर पर मोबाइल आया, घर घर मोबाइल आया। किफ़ायती दरों में लोग एक दूसरे से बात करने लगे। फिर आया 3G जिसने बड़े पैमाने पर मोबाइल इंटरनेट दिया, और इसके बाद आया 4G जिसने डेटा को सस्ता किया और इंटरनेट को रफ्तार दी। अब मोबाइल तकनीक की एक नई पीढ़ी भारत में कदम रखने वाली है, नई जनरेशन 5G। घर घर फोन पहले से है, तेज इंटरनेट भी 4G ने दे ही दिया था। तब 5G की जरूरत क्यों है, और ये आ भी गया तो आपको क्या फायदा होगा, और सरकार को कितनी कमाई होगी, तो ये सब खबरें होंगी आज। लेकिन आप देख क्या रहे हैं? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो राजधानी दिल्ली का है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे शख्स यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास हैं, जिनको हिरासत में लेने के दौरान दिल्ली पुलिस उनके बाल खींचते नजर आ रही है। इस तरह बाल खींचने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस का ये रवैया उचित है। अक्सर नेताओं को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन इस तरीके पर सवाल तो उठेंगे ही। दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरी बार ED में पेशी हुई, जिसके विरोध में कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेना शुरू किया। इस दौरान कई नेताओं के साथ नोकझोंक हुई। राहुल गांधी के साथ विजय चौक पर कई कांग्रेस सांसद भी विरोध दर्ज कराने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी भी सड़क पर बैठ गए। ये तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही। इस प्रदर्शन के दौरान ही राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया। राहुल के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट भी आए। उन्होंने लिखा कि देश के राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत GST, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूँ, भले ही देश में अब जनता की आवाज़ उठाना जुर्म है, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। हालांकि शाम होते होते कांग्रेस सभी नेताओं को कांग्रेस के छोड़ दिया गया, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन देर शाम तक चलते रहे। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार में आग लगा दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ED के दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा दिया। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शनों से ED पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ED को इडियट कह देना कहां से ठीक है। ED स्वतंत्र एजेंसी है जो दबाव में नहीं आएगी, अपना काम करती रहेगी। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी संसद से है। लोकसभा के 4 सांसदों के बाद राज्यसभा के विपक्षी 19 सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन, डोला सेन समेत 19 सांसदों को इस हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने वाले सांसदों में 7 तृणमूल के, 6 DMK के, 3 TRS के और 3 लेफ्ट पार्टियों के सांसद हैं। ये सांसद वेल में जाकर महंगाई और GST के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। मांग थी महंगाई पर चर्चा की। सांसदों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन चुप नहीं करा सकते। जवाब BJP की तरफ से भी आया। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में BJP के नेता
पीयूष गोयल ने कहा, सांसदों को निलंबित करने का फैसला भारी मन से लिया गया। वे लगातार चेयरमैन की अपील की अनदेखी कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के कोविड संक्रमण से उभरने और संसद में लौटने के बाद सरकार महंगाई के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, ऐसा पीयूष गोयल ने सूचित किया। सोमवार को लोकसभा में हंगामे के लिए कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास को सस्पेंड किया गया था। दिलचस्प ये है कि आज कांग्रेस का कोई सांसद सस्पेंड नहीं हुआ, वो बच गए क्योंकि ऐन वक्त पर वो राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन करने विजय चौक पहुंच गए थे, ऐसा कई लोगों ने कहा। अगली सुर्खी गुजरात से है। पूर्णतः शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में नकली शराब पीने से अब तक 29 लोगों की मौत की खबर है। घटना गुजरात के बड़े शहर अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर बोटाद जिले की है। सोमवार को इस मामले में 10 लोगों की मौत हुई थी। 19 लोगों की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इस केस में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के मुताबिक अस्पताल में 78 लोग और भर्ती हैं। सभी के इलाज और डायलिसिस की प्रक्रिया जारी है। अब भी 12 मरीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोमवार को बरवाला के रोजित गांव में एक शराब भट्टी पर 8 गांव के लोग शराब पीने आए थे। शराब की जगह वहां लोगों को मेथनॉल केमिकल दिया गया था। ये मेथनॉल अहमदाबाद से लाया गया था। अहमदाबाद में भी जहरीली शराब मिलने की खबर है। बोटाद जिले के प्रभारी मंत्री वीनू मरोदिया ने कहा कि यह घटना दुखद और शर्मनाक है। हम जांच करेंगे कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब कैसे और कौन बेच रहा है। दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब कैसे मिली। कहा कि सरकार ने डीएसपी को जांच की जिम्मेदारी दी, लेकिन पुलिस की भूमिका खुद संदिग्ध है। ऐसे में सही जांच कैसे हो पाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा मांगा गया। सुनिए। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई और ऐसी स्थिति में मैं एक पत्र दिखाऊंगा जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जहां पे घटना हुई है उसकी बाकायदा लिखित में सूचना दी गई थी। वहां की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा गुजरात में राजनीतिक जमीन तलाश रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे। भावनगर के सिविल अस्पताल में जाकर इलाज करा रहे लोगों का हालचाल जाना। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से इतर बात करें तो सवाल गंभीर है कि एक राज्य जहां बरसों से शराबबंदी लागू है, दशकों से, वहां इस तरह से अवैध धंधे कैसे और किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। गुजरात में 1960 से शराबबंदी शुरू हुई। 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून को और सख्त कर दिया था। इसके तहत अगर कोई गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके बावजूद वो लोग कौन हैं जिन्हें कानून का जरा भी भय नहीं है। अगली सुर्खी यूपी से है। मऊ सदर से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न्यायालय ने उनकी पत्नी और पत्नी के 2 भाइयों समेत उनके विधायक बेटे को भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके बाद से पुलिस इन सभी की तलाश में जुट गई है। वहीं न्यायालय के सामने हाजिर नहीं होने पर प्रशासन इन सब के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी कर सकता है। मामला साल 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाने का है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी के 2 भाई भी आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा उनके बेटे और वर्तमान में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोपी बनाया गया है, जिसमें बार बार नोटिस की अवहेलना करने पर न्यायालय ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। अगर वो अब भी हाजिर नहीं होते हैं तो न्यायालय के आदेशानुसार धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अगली सुर्खी भी यूपी से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी
खारिज कर दी है। आशीष मिश्र नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। आशीष पर अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है। इसी साल फरवरी के महीने में हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी। जमानत रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आशीष को नए सिरे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने को भी कहा था। हाईकोर्ट ने अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई की और इसे पूरी करने के बाद 15 जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया। फैसले के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई और तय तारीख पर फैसला सुनाया गया कि जमानत याचिका रद्द की जाती है। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के 26 दिन बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और भाजपा पर तल्ख बयान दिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। दिल्ली ने महाराष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा। महाराष्ट्र सरकार गिराने की प्लानिंग तब की गई जब वे अस्पताल में भर्ती थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। उद्धव ने कहा कि अगर मैंने उसे यहाँ एकनाथ शिंदे की बात हो रही है मुख्यमंत्री बना भी दिया होता तो उसके इरादे शैतानी है। सड़े हुए पत्तों को पेड़ से गिर ही जाना चाहिए। जिन्हें पेड़ ने सब कुछ दिया वे खुद ही पेड़ को छोड़कर जा रहे हैं। जिन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिला वही पार्टी छोड़कर गए। ये वो लोग थे जो अपनी ही माँ को निगल जाना चाहते थे, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। हम साधारण लोगों में से असाधारण लीडर्स बनाएंगे। उद्धव ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ जाने पर बीजेपी ने हम पर हिंदुत्व की राह छोड़ने का आरोप लगाया। हम कांग्रेस के साथ गए, इसलिए आप कहते हो कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। फिर महबूबा मुफ्ती के साथ आप क्यों गए थे? आपने क्या किया था तब? ये इंटरव्यू तब आया जब राज्य से लेकर केंद्र तक उद्धव ठाकरे की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो चुकी है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सरकार के गठन को इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? और मंत्री नहीं बनाए गए तो सरकार के मंत्रालयों का संचालन सुचारू रूप से कैसे हो रहा है? ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 3G, 4G, 5G में G माने जनरेशन होता है, इतना तो आप जानते ही हैं। इसलिए आज हम कहानी बाबा आदम के ज़माने से शुरू नहीं करेंगे। इतनी बात आप समझते हैं कि हर नए G के साथ तकनीक उन्नत हो जाती है, ग्राहक के लिए सुविधाएं बढ़ जाती हैं। आज आपको कुछ बातें स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज से प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहला सवाल यही कि भैया स्पेक्ट्रम होता क्या है जिसके लिए बोली लग रही है? आप सभी ने कभी ना कभी साइंस लैब में जाकर प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया होगा। कांच के प्रिज्म से खेलने का सुख अलग होता है। अब उसमें से प्रकाश गुजरता है तो अनेक रंगों में बंट जाता है। ये रंग हमेशा एक क्रम में बंटते हैं। जो रंगों का संकलन आप देखते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरंगों का समूह। जो प्रकाश हम देखते हैं वो भी एक तरंग है, और तरंग सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। जो प्रकाश हम देख पाते हैं उसके इर्द गिर्द 2 और तरंगें होती हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट। इसी तरह रेडियो तरंगें भी होती हैं। इंसान ने तरंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से सीखा है। माइक्रोवेव से हम खाना बनाते हैं, एक्सरे से हम शरीर के अंदर झांकते हैं, और रेडियो की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आपकी जेब में जो मोबाइल फ़ोन है, तकनीक रूप से वो भी एक रेडियो है। वो मैसेज रिसीव कर सकता है, भेज भी सकता है, इसीलिए वो 2 वे रेडियो हुआ। अब रेडियो को काम करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सारे रेडियो अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की तरंग पर काम करने लगें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग मोबाइल कंपनियां स्पेक्ट्रम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगों पर काम करती हैं। भारत में पूरे स्पेक्ट्रम पर भारत सरकार का अधिकार है। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकती है। मसलन सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे स्पेक्ट्रम में से कुछ फ्रीक्वेंसियों पर काम करने का अधिकार मोबाइल कंपनियां खरीद सकती हैं, और इसके लिए सरकार नीलामी का सहारा लेती है। ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रम कोई ठोस वस्तु नहीं होती जिसे नीलाम किया जा रहा हो, ना ही रेडियो तरंगों को ही नीलाम किया जा सकता है। नीलामी से बस ये तय किया जा सकता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंग पर कौन सी कंपनी अपनी सेवाएं दे सकती है। आज से सरकार ने 72 गीगाहर्ट्ज तरंगों पर अधिकार नीलाम करना शुरू किया है। इसका रिजर्व प्राइस है मात्र 4.3 लाख करोड़ रुपए। यानी सरकार कम से कम इतना पैसा तो कमाना ही चाहती है। एक बार खरीदने पर स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार 20 साल तक लागू रहेंगे। 4 कंपनियां स्पेक्ट्रम की दौड़ में अग्रणी हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी इंटरप्राइजेज। इन सभी कंपनियों से
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कराया गया है, यानी हर कंपनी ने एक तय रकम सरकार के पास पहले ही जमा करा दी है। अगर कोई कंपनी नीलामी में अधिकार खरीद ले लेकिन बाद में भाग जाए तो अर्नेस्ट मनी को जब्त कर लिया जाएगा। जो कंपनी जितना ज़्यादा अर्नेस्ट मनी जमा कराती है उसे स्पेक्ट्रम मिलने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसीलिए अर्नेस्ट मनी को देखकर एक तुक्का भी मार देते हैं लोग कि 5G सेवाओं में कौन कितना बड़ा खिलाड़ी बनेगा। रिलायंस जियो 14,000 करोड़ रुपए, भारती एयरटेल 5,500 करोड़, वोडाफोन आइडिया 2,200 करोड़ और अडानी इंटरप्राइजेज 100 करोड़। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जरूरी नहीं कि कम अर्नेस्ट मनी देने वाला स्पेक्ट्रम भी कम खरीदे। वो चाहे जितना स्पेक्ट्रम खरीद सकता है और चाहे जितना बड़ा कारोबार स्थापित कर सकता है। इसीलिए अर्नेस्ट मनी वाली बात को ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। अडानी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो बहुत थोड़ा स्पेक्ट्रम खरीदकर एक प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने की सोच रहे हैं जो हवाई अड्डों या डेटा सेंटर्स पर काम आएगा। अडानी समूह ने अपने बयान में भी यही संकेत दिए थे, लेकिन ये इन्फॉर्म्ड गेसवर्क है, यानी एक तरह का कयास जो सही साबित हो सकता है, नहीं भी हो सकता। टेलीकॉम सेक्टर की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए सरकार इस बार एक विकल्प दे रही है। कंपनियां चाहें तो स्पेक्ट्रम फीस को EMI में बांट सकती हैं। जो कंपनियां इस तरह से फीस चुकाना चाहती हैं वो अधिकतम 20 किश्तों में फीसद को बांटेंगी। अगर कंपनियां पूरा पैसा एक साथ देना चाहें तब भी रकम जमा कराने के लिए 2 बरस का समय मिलेगा। स्पेक्ट्रम मिलने के बाद क्या होगा? स्पेक्ट्रम मिलते ही कंपनी आपको 5G का सिम पकड़ा दे, ऐसा नहीं होगा। पहले माना जा रहा था कि 5G सेवाएं अगस्त से मिलने लगेंगी, लेकिन अब इसकी संभावना कम लग रही है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन सितंबर या अक्टूबर से 5G की कमर्शियल टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इन शहरों के लोगों को फायदा मिलेगा। नाम सुनिए: दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं कि साल के अंत तक देश के 20 से 25 शहरों में 5G सेवा मिलने लगेगी। फिलहाल कंपनियां टेस्टिंग में लगी हैं, उसके बाद स्थिति और साफ होगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई भी टेस्टिंग कर रही है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि भैया सब बता रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि 5G कनेक्शन लें या ना लें, फायदा क्या है? 5G का सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट की स्पीड में है। ये 4G से 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट दे सकता है। मिसाल के लिए एक फिल्म को डाउनलोड करने में अगर अभी आपको 7 मिनट लगते हैं तो 5G में सिर्फ 6 सेकंड लगेंगे। ये तो हुई अपनी यानी एक आम इंटरनेट यूजर की बात। इसके अलावा इस तकनीक से और भी कई काम आसान हो जाएंगे, जैसे रोबोट से ऑपरेशन करवाना, क्योंकि रियल टाइम में तेज और बिना रुके इंटरनेट मिल सकेगा। तेज इंटरनेट अब भी हमारे पास है, लेकिन इसमें बटन दबाने और हरकत होने के बीच एक डिले है। 5G आने के बाद ये लगभग शून्य हो जाएगा। अपने आप चलने वाली गाड़ियां या ट्रक, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स कहते हैं, इनको चलाना 5G आने के बाद पहले से आसान हो जाएगा। इसके अलावा 5G आने पर हम बहुत सारी डिवाइसेस एक दूसरे से न सिर्फ जोड़ सकते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ रियल टाइम में सूचनाएं भी शेयर कर सकते हैं। हम ड्रोन को ड्रोन से जोड़ सकते हैं, ड्रोन को प्लेन से जोड़ सकते हैं, इन दोनों को फ़ोन से जोड़ सकते हैं। इसीलिए 5G के आने के बाद इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स से लेकर डिफेंस हर जगह होगा। चीन ने 5G पर इतना ध्यान इसीलिए दिया था क्योंकि रक्षा क्षेत्र में 5G ऐसी ताकत है जो हर कोई अपने पास चाहता है। हाल ही में चीन ने भारत से लगी सीमा पर 5G नेटवर्क देना शुरू किया। अब भारत की तरफ से भी यही कदम उठाया जा रहा है। डिवाइस की बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से सिर्फ फौज को फ़ायदा नहीं होगा, हमारे घर में भी बहुत सारे उपकरण अब इंटरनेट से जुड़े हैं। AC, टीवी, बिजली का बल्ब भी 5G के आने के बाद ये सब और परिष्कृत होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो पाएगा। मशीनें हमारे अनुभव से सीख पाएंगी और उस हिसाब से हमें सेवाएं दे पाएंगी। 5G के फ़ायदों को आप तफसील से समझना चाहते हैं तो हम लल्लन टॉप शो और दूसरे वीडियोस के कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। 5G के साथ भारत में सिर्फ नई तकनीक ही नहीं आएगी, भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा, ये सुनकर एक बार में बात शायद समझ ना आए, इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप में से जो लोग कभी ना कभी गांव में रहे हैं वो जल्द हमारी बात पकड़ लेंगे। फर्ज करिए एक शहर से बहुत दूर गांव में परचून की एक ऐसी दुकान है जहां पर तेल, नमक, शक्कर कुछ भी लेना है तो आप वहीं पर जाते हैं। ऐसे में दुकानदार से मोलभाव का सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर 3 दुकानें हों तो आराम से मोलभाव करिए। एक दुकान में माल या भाव पसंद नहीं तो दूसरी पर जाइए, वहां मजा ना आए तो तीसरी पर जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, विकल्प नाम के लिए नहीं होने चाहिए, उनमें प्रतिस्पर्धा करने का दम भी होना चाहिए, वरना कितनी ही दुकान खुल जाए अगर माल नहीं
तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा एक दुकान पे जहाँ है। अब इस गांव की जगह देश को रख दीजिए और परचून की दुकान की जगह मोबाइल कंपनियां। साल 2007-8 के बाद जब 2G क्रांति आई तब पहली बार हर घर में मोबाइल फ़ोन बड़े पैमाने पर पहुंचा और आई ढेर सारी कंपनियां, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, यूनिनॉर, आइडिया, वोडाफोन, वर्जिन, BSNL। तब लेकिन आपको सिम के लिए चिरौरी करनी पड़ती थी, उसके पहले प्रतिस्पर्धा भी थी और चिरौरी खत्म हो गई थी। याद करिए जब BSNL की चुनिंदा सिम आया करती थी, MTNL की आया करती थी, तब कैसी पैरवी चलती थी। तो जब ये खूब सारी कंपनियां आई, प्रतिस्पर्धा हुई तो ग्राहक को फ़ायदा मिलने लगा। लेकिन 3G और 4G आते आते इन सेवाओं के साथ साथ कई मोबाइल कंपनियां या तो बंद होने लगी या फिर उन्हें दूसरी कंपनियों से हाथ मिलाना पड़ा। 4G के साथ रिलायंस जियो ने बाजार में कदम रखा और उसके बाद तो इसका चरित्र ही बदल गया। अब इन 3 कंपनियां बची हुई हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। लेकिन ये संख्या 3 पर कब तक रहेगी बताया नहीं जा सकता। कुछ आंकड़ों पर ज़रा गौर करिए। 20 अप्रैल 2022 को इकोनॉमिक टाइम्स पर कल्याण पर्वत की एक रिपोर्ट छपी। इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों का उल्लेख था। इनके मुताबिक भारतीय बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी था जियो, दूसरे नंबर पर एयरटेल, तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया। फरवरी 2022 में जियो ने 1 करोड़ ग्राहक जोड़े, कुल ग्राहक हो गए 37 करोड़ 90 लाख। एयरटेल ने 12 लाख ग्राहक जोड़े, कुल ग्राहक हो गए 35 करोड़ 10 लाख। वोडाफोन आइडिया के 30 लाख ग्राहक घटे, कुछ ग्राहक हो गए कुल ग्राहक 22 करोड़ 60 लाख। ग्राहक जियो और एयरटेल के भी घटे, लेकिन कुल जमा उन्हें बढ़त मिली। यही नहीं, फरवरी 2022 से पहले के 7 महीनों में भी जियो सबसे ज़्यादा ग्राहक जोड़ने वाली कंपनी रही। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जिसे हम घरेलू ब्रॉडबैंड कहते हैं, उसमें भी जियो और एयरटेल का प्रदर्शन बेहतर होता गया। सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का प्रदर्शन खराब होता गया। किसी मोबाइल कैरियर का प्रदर्शन खराब रहने के कई कारण हो सकते हैं, मसलन कॉल ड्रॉप होना, नेटवर्क खराब होना या फिर वित्तीय समस्याएं। लेकिन कुल जमा बात यही है कि ग्राहकों के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। 5G की नीलामी में अडानी एंटरप्राइज के आने से बाजार में एक नया खिलाड़ी आने की आहट है। नया विकल्प हो सकता है, लेकिन अडानी या किसी और कंपनी के आने के बाद बाजार में विकल्प तो बढ़ेंगे, पर कितने पुख्ता तौर पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सूचना है कि पहले दौर की बोलियां खत्म हो चुकी हैं। देखने को मिला है कि कंपनियां आक्रामक होकर बोली नहीं लगा रही, दूसरे दौर में बोलियां लग रही हैं। आने वाले दिनों में साफ होगा कि किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम मिला, पर यह तय है कि बड़े खिलाड़ी जियो और एयरटेल ही होंगे। ये था आज का ललन टॉप शो। उम्मीद है कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन विदा से पहले श्रद्धांजलि भारत के उन सपूतों को जो कारगिल की ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों, आतंकवादियों और सेना के जवानों को खदेड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अनेक सैनिकों ने अपने शरीर के अंग खोए, लेकिन देश को नहीं खोने दिया, देश की ज़मीन नहीं खोने दी। आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर ललन टॉप परिवार भारत के सभी रखवालों को नमन करता है। जय हिंद।